जो फेज़ 2 है और फेज़ 17 तक है वो सारी की सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके आपके ऐप में अपलोड होती रहेंगी। और एकदम से मैं अपलोड करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए धीरे धीरे करके आप उसको समझना, क्योंकि ये जो फेज़ 2 और बाकी के जो लास्ट के फेजेज हैं उन सब में एनालिसिस से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब एज ए एनालिस्ट के लिए चीज़ें हैं, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी फेज़ 1 काफ़ी है आपके लिए। बाकी ये एडवांस के लिए कि अगर आपको अपनी नॉलेज के बेसिस और एडवांस करनी है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको अपने अंदर डालनी है और भी ज़्यादा, तो आप इसको देख सकते हो, वरना इट इज़ नॉट नेसेसरी। जस्ट ये है कि कूल बनने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, ये वही चीज़ है। लेकिन हाँ, एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ फेजेस में, फेज़ 1 में और आपके जो बेसिक टू एडवांस कैंडलस्टिक्स में। ये एडवांस लेवल के लिए है और भी ज़्यादा एडवांस, तो धीरे धीरे करके आप इसको प्रैक्टिस करिए। बाकी देखो, आपको इसे पढ़ने के बाद मेरी लाइव स्ट्रीम्स को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं समझ पाओगे आप। यहाँ बस आपको एक टॉपिक मिलेगा क्लियर कर, लेकिन जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको खुद से करनी पड़ेगी, और साथ के साथ लाइव स्ट्रीम्स की आपको डे बाई डे देखनी पड़ेगी, उससे आपकी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगी। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर एंड शुरू करते हैं एज यूजुअल। सारी चीज़ें सीखने से पहले देखो, आपको सबसे पहले एक चीज़ डेवलप करनी है और वो है पेशेंस। अगर सारी चीज़ें एक साथ सीख लोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि धीरे धीरे करके सीखो। और मैं अगर थोड़ा स्लो आपको लगता है कि बोल रहा हूँ, तो आपको वीडियो फास्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे ही आनी चाहिए। एकदम अगर फास्ट सीखोगे ना तो क्या होगा, वो माइंड में ओवरराइड कर जाएगी, और उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है, बाद में चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। यूज़ हम कुछ और करना चाहते हैं लेकिन हो कुछ हो जाता है। तो इसी के लिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए MMC फेज़ 2। ये फेज़ मैंने बनाया था बेसिकली रेंज एनालिसिस के लिए। इट मीन्स यहाँ पर आपको अपने रेंज यानी कि टाइम बेस्ड एनालिसिस जो इसे हम लोग कहते हैं, वो इसमें सारी चीज़ें आती हैं। अब तक मैंने आपको फेज़ 1 में ये बताया है कि हम लोग किस तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। वो हमारे डायरेक्शन में जाती है और फिर वहाँ से कैसे रिवर्स करती है वो भी हमें पता रहता है, अगर हम सप्लाई डिमांड को एक्यूरेट मेजर करते हैं। फेज़ 2 में ये सब नहीं है, यहाँ उससे आगे की चीज़ें हैं, जैसे कि वो हमारे फेवर में जा तो रही है, लेकिन वो कब जा रही है, कितना टाइम ले रही है, क्या उसका टाइम उतना ही है जितना पहले था, जितना डिमांड, जितने टाइम उसने डिमांड पहले ली थी जितने टाइम में, उतना ही टाइम वो इस बार भी डिमांड लगाने में लगेगी। ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं बेसिकली। ये आपका आता है एनालिसिस के अंदर, एनालिस्ट के अंदर के ये टॉपिक्स हैं फेज़ 2। फेज़ 1 ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, फेज़ 1 ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एडवांस्ड है, इट इज़ ओनली रिकमेंडेड फॉर एनालिस्ट। बाकी अगर आप अपने आप को एनहेंस करना चाहते हो, थोड़ा और डेवलप करना चाहते हो, तो आप ये एजुकेशन पर्पस ले सकते हो, बाकी और कुछ नहीं। दिस इज नॉट जस्ट रिकमेंडेशन। सो यहाँ पर किस तरीके से ये काम करती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कुछ आपको सप्लाई डिमांड के बारे में कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान के चलो मार्केट मेरी ऊपर जाती है, ओके, इजीली वो ऊपर जाती है, फिर वो नीचे आती है, तो ये मैं जानता हूँ कि अगली बार जब वो जाएगी तो मैं अपनी जो डिमांड है वो यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है वो कॉपी कर लूंगा और कॉपी करके आगे लगा दूंगा। यही डिमांड मुझे आगे मिलेगी यहाँ पर, ये जानता हूँ मैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे आगे जाके मिल जाएगी। और यहाँ से फिर रिवर्सल वगैरह जैसे भी करती है वो अलग बात। अब सवाल ये आता है कि ये तो हम जानते हैं, ठीक है, इसमें प्रॉफिट भी हो गया, मान लो ऐसे ट्रेडिंग आप इसको ले रहे हो तो इसमें प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ तक खत्म नहीं होता। सवाल ये है कि ये कितने टाइम में जाएगी। यहाँ पर एक रेंज, एक टाइम, एक डेट, एक समय, एक टाइम फ्रेम, ये सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मार्केट अपने आप को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, यहाँ से हाई तक लाने के लिए उसने हमारे लिए 30 मिनट्स लगा दिए, यानी कि अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूँ तो उसने 30 कैंडल बना के ऊपर की डिमांड क्रिएट करी थी। ये इसका फुल डिमांड एरिया है। तो अगली बार ये अगर जाती है तो मैं हमेशा यही ध्यान रखूं कि अगली बार मेरी रेंज 30 से 40 मिनट्स के अंदर आनी चाहिए, यानी कि 20 से 40 मिनट्स आप कह सकते हो, एक एवरेज नंबर लेके चलते कि 20 से 40 मिनट्स के अंदर मार्केट में मेरी डिमांड पूरी होनी चाहिए। अगर ये जल्दी हो गई
इसका मतलब मार्केट बर्स्ट कर रही है अपने आप को, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम दे रही है। हमें इतनी जल्दी नहीं चाहिए, हमें इतनी जल्दी ट्रेंड नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि मार्केट जिस तरीके से फ्लोट करके, जिस इससे ये पता लगता है कि जो ट्रेंड है वो पावरफुल हुआ है या वीक हुआ है। क्योंकि अगर वो नॉर्मल है तो वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेगा, अगर वो पावरफुल हो गया तो इसका मतलब वो आगे जाके वीक होगा, अगर वो वीक है इसका मतलब वो आगे जाके और वीक होगा। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, और ये सारी चीजें हम लोग एक टूल के जरिए मेजर करेंगे जो हमारे ट्रेडिंग व्यू के अंदर आता है, डेट एंड टाइम मेजर। ये टूल आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर दिख जाएगा, आप वहां से जाके देखोगे तो इजीली आप ये चीजें इससे कर सकते। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ वी कैन यूज इट। ये हमारे पास सिंपली एक ट्रेडिंग व्यू का ग्राफ है, एंड यहाँ पर आप अगर जाओगे इसके अंदर इस जगह तो आपको ये मेजर मिलेगा, डेट एंड प्राइस रेंज, ये सारी चीज़ आपको मिले। इसी से हम लोग मेजर कर सकते हैं मार्केट में कितना टाइम हमें लगा और आगे जाके हमारी डिमांड कितने टाइम में क्रिएट हो सकती है। इट कैन, ये हमें एक आइडिया क्रिएट करके दे सकता है कि किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं वगैरह वगैरह। गॉट इट। अब बात करते हैं अगली चीज़ों के बारे में, डेट इज हमारे पास जो आता है कि इसके बेसिस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट हमारी, जैसे मान के चलो यहाँ पर 30 कैंडल बनाती है ऐसे कर करके अब यही काम वो सिर्फ एक कैंडल में कर देती है, वो टाइम बचा देती है ना। ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी सिर्फ काम करेगी ज्यादातर आपके 90% केसेस में ये पॉसिबिलिटी काम करेगी आपके स्टॉक मार्केट के अंदर। वैसे तो आपको पता है मैं कभी ऐसा कहता नहीं हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी सिर्फ इस मार्केट के लिए बनी है या इस टाइम फ्रेम के लिए बनी है, लेकिन ये स्पेशली एक चीज है क्योंकि यहाँ पर मार्केट में गैप अप एंड गैप डाउन हमें देखने को मिलते हैं, और इन्हीं की वजह से मार्केट के अंदर वो मूव बहुत ही जल्दी आ जाता है। जो मूव हमें 6, 7, 30, 35 कैंडल में चाहिए होता है वो मूव 1 या 2 कैंडल में आ जाता है। डे की पहली कैंडल ही वो मूव कवर कर देती है, तो इस हिसाब से हम लोग कहते हैं कि वो, इसीलिए डे की पहली कैंडल अनस्टेबल होती है, क्योंकि वो एकदम से अपने अपने भाई, जैसे मानो मैं आपसे बोला कि वो 30 कैंडल बनाती है एक ट्रेंड को क्रिएट करने के लिए, और फिर वही ट्रेंड दोबारा एक ही कैंडल में बन जाता है, तो वो अनस्टेबल हुई नहीं हुई, वो पूरी अनस्टेबल है। उसके पास वॉल्यूम है लेकिन वो आने वाले टाइम में रिवर्स करके जरूर आएगी, कमजोर होकर दिखाएगी वो हमें। इसी के लिए रेंज एनालिसिस का सबसे पहला टॉपिक है आपका, दैट इज GUGD। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट के लिए होता है, GUGD। इसका मतलब है गैप अप एंड गैप डाउन। कैसे हम इसको यूज करते हैं, ये तरीका है रेंज के जरिए मार्केट में एक फ्लो, एक तरीका, एक फाइंड आउट करने का कि मार्केट में नेक्स्ट एरिया कहाँ खुल सकता है एंड वो कितना पावरफुल हो सकता है। इसके लिए इसको स्पेशली लार्जर टाइम फ्रेम्स पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लार्जर टाइम फ्रेम्स का मतलब है जैसे 1 आवर, 30 मिनट्स, ऐसे जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, इनसे हमें एक मूव मिलता है, एक तरह से एक एक तरीका मिलता है हमें आइडेंटिफाई करने का कि मार्केट अपने आप को अब कहाँ लेके जा सकती है और अगली बार वो मूव कितना जल्दी देगी। क्या वो एक कैंडल पिछले सप्लाई, पिछले डिमांड से मैच कर रही है? अगर वो मैच करी इसका मतलब वो जल्दी मूव दे रही है, इसलिए वो हमेशा डे की पहली कैंडल अनस्टेबल होती है। जैसे कि 30 मिनट्स, ओके, या फिर 1 आवर, ये बेसिकली बेस्ट टाइम फ्रेम्स होते हैं मार्केट में गैप अप गैप डाउन को समझने के लिए। अब ये किस तरीके से काम करता है, जैसे मान लीजिए मार्केट अपने आप को 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ऊपर लेके जाती है, फिर नीचे लाती है, फिर ऊपर लेके जाती है, फिर नीचे लाती है, फिर इस तरीके से वो अपनी मूवमेंट क्रिएट कर रही है। स्ट्रक्चर तो सबके सेम रहते हैं, बस उनके अंदर गैप अप गैप डाउन आ जाते हैं। अब ये गैप डाउन हमें बताएंगे, जैसे मार्केट अपने आप को इतना उठा के ले गई थी और फिर वो नीचे गिरा देती है, फिर जब इतना उठा रही है तो यहाँ पर हमें पता लगा कि यहाँ मार्केट बंद हो जाती है, इस जगह पर हमारी मार्केट बंद हो जाती है, तो यहाँ पर हमें ऐसा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये मूव हमें मिलेगा गैप अप के जरिए, कभी कभी, ज्यादातर केसेस में। नहीं तो अगर मैं बोलूं आपसे कि हम लोग सप्लाई मेजर करना चाह रहे हैं डिमांड की बजाय, मैं यहां पर ये सप्लाई मेजर करना चाह रहा हूं जस्ट लाइक दिस,
तो सप्लाई के बाद यहाँ डिमांड आती है और जैसी डिमांड आती है यहाँ मार्केट बंद हो जाती है। एग्जाम्पल के मान लो यहाँ मार्केट बंद हो चुकी है, 3:30 PM हो चुका, मार्केट बंद होगी। अब अगली बार जब मार्केट ओपन होगी तो उसमें हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है, और वो गैप डाउन जनरली 80% केसेस में वो गैप डाउन हमें इस पूरे के पूरे मूव का एक ही या दो कैंडल में हमें दिख जाएगा। तो इसीलिए जो गैप डाउन है वो हमें इस तरीके से मिलता है यहाँ। अब ये हमें पूरा गैप डाउन दिखेगा इस तरीके से, और फिर मार्केट अपने आप को रिकवर करेगी, रिकवर करके फिर नीचे। तो जनरली ज्यादातर केसेस में गैप डाउन आता है। जब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर देती है, फिर मेजर कर देती है, माइनर के बाद मेजर भी कर देती है, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है आपका, ठीक है, ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है आपका। जब मेजर कर देती तो उसके बाद उसकी मूवमेंट वैसे भी डाउन, उसकी गैप डाउन क्या देती। अब इसके अंदर गैप अप आना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल से एक गैप अगर बीच में आ गया तो आ गया, वरना जब तक इसकी डिमांड पूरी नहीं होगी, मतलब इसकी जो सप्लाई थी वो पूरी नहीं होगी यहाँ तक, तब तक इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ गैप डाउन ही देखने को मिलेंगे, गैप अप नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। चलो मैं आपको इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ कैसे हमें देखने को मिलेगा। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, मैं आपको इसको लेके चलता हूँ पहले, और ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है मेरे पास, लाइक दिस। यहाँ से मार्केट में हमें जस्ट लाइक आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ मार्केट की डिमांड पूरी हो जाती है, और डिमांड पूरी होते ही यहाँ पर मार्केट सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, एंड नाउ यू विल सी द गैप डाउन। ज्यादातर केसेस में आपको यहाँ पर सिर्फ गैप डाउन देखने को मिलेंगे अगर मार्केट दोबारा से अपने आपको रिकवर नहीं करती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये रहा गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन। ज्यादातर केसेस में आपको यहाँ पर गैप डाउन, देखो गैप डाउन ज्यादातर केसेस में, अगर वो अपने आप को नीचे लेके आ रही है। इसी तरीके से जब वो अपना कैरेक्टर चेंज करती है ऊपर की साइड को, तो वो ऊपर की साइड गैप अप देती है, तो वहां पर भी हमें रेंज मिलती है कि वो जल्दी जल्दी अपना जो डिमांड है वो कंप्लीट करती है, सप्लाई कंप्लीट कर सकती है एक ही कैंडल में। जस्ट लाइक आप देख सकते हो, ये देखो गैप अप, गैप अप, गैप अप, ओके, ये देखो एक माइनर गैप डाउन एंड देन फिर गैप अप, गैप अप, गैप अप। जैसे ही कैरेक्टर चेंज हो जाता है उसका गैप डाउन आना शुरू हो जाता है। तो ये एक तरीका है मार्केट में रेंज को फाइंड आउट करने का कि अगली बार हमें उसका गैप कहाँ देखने को मिल सकता है। वो बेसिकली ट्रेंड के साथ चलते हैं, अगर ट्रेंड अप साइड में जा रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे तो वो गैप अप ही अपने हमें दिखाती है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है आफ्टर चेंज इट्स कैरेक्टर तो वहां हमें गैप डाउन ही देखने को मिलता है। ये पॉसिबिलिटी हर मार्केट में, आप इसके पीछे भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप अप एक एंड देन लास्ट गैप डाउन। माइनर एक या दो आपको गैप अप देखने को मिल सकता है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर हमें पता लगता है। ये जस्ट बिहेवियर फाइंड आउट करने के लिए है और इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता। अब बात आती है कि ये जो रेंज एनालिसिस है ये किस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर्स को टाइम के हिसाब से 2-3 गुना करता है। अभी मैंने आपको सिर्फ इसके बारे में बताया कि हमें यहाँ पर पता लगता है कि मार्केट हमें किस तरीके से कम टाइम में उतना ही मूव दे देती है और कभी कभी वो गैप अप गैप डाउन भी देती है, स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। अब बात करते हैं कि कभी कभी ये हमें 2 से 3 गुना टाइम कैसे देती है। यहाँ पर अभी आपको जो दिखाए वो दिखाए कि उसने अपना टाइम आधा कर दिया। तो इसी तरीके से हमारे पास एक सीसीपी निकल के आता है इसके अंदर, जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। अभी तक टॉपिक नहीं शुरू हुआ है, अभी तो बस एक एक्सप्लेनेशन है, टॉपिक तो अब शुरू होगा। तो रेंज एनालिसिस एमएमसी फेज 2 का सबसे पहला कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न है आपका, दैट इज ए स्प्रिंग ट्रैप। स्प्रिंग ट्रैप ये रेंज एनालिसिस के अंदर आता है, ये आपका किसी और सीसीपी के अंदर नहीं आता है, क्योंकि इसी के अंदर हमें पता लगेगा कि मार्केट अपने आप को किस तरीके से लेके जा रही है। स्प्रिंग ट्रैप में बेसिकली मार्केट में आपको पता है जैसे कि वो एम क्रिएट करती है, एम क्रिएट करने के बाद वो अपने नेक लाइन पे अपने आप को कंसोलिडेट करने लग जाती है। लेकिन अब यहाँ पर कंसोलिडेशन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। जैसे जितना टाइम उसने अपना यहाँ पर बिताया था, एम की पहले टॉप से लेके एम के दूसरे टॉप तक जितना उसने अपना टाइम बिताया था, यहाँ पर जितना टाइम बिताया था, जैसे कि यहाँ पर टाइम है जितना, वो टाइम यहाँ पर 2 गुना 3 गुना हो जाता है। या तो वो 2 गुना होगा या 3 गुना होगा या एग्जैक्ट उतना रहेगा।
तो ये दो चीजें होती है कि या तो यहाँ जो अब तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा जैसे मैं बता रहा हूँ वो या तो इस वाले टाइम से 2 गुना हो जाता है या फिर 2.5 गुना हो जाता है या फिर 1.5 गुना हो जाता है, वो डिपेंड करता है, वो हमें स्ट्रक्चर दिख जाएगा यहाँ पर किस तरीके से बन रहा है। हमें मोटिव है कि हमारी मार्केट बेसिकली इस रीजन के अंदर आ जाए घूम के, और वो इसी रीजन के अंदर आती है तब हमें पता लगता है, और इस तरीके से वो अपने आप को स्क्वीज करती रहती है, छोटा करती है, छोटा करती है, बेंड करती है, एंड देन यहाँ आ जाती है। और यहाँ आते ही हमें पता लगता है यहाँ आती है तो हमारा जो टाइम है वो करीब 2 गुना हो चुका है। यहाँ पर जो रेंज है हमारी वो 2x हो चुकी है। हम पहले से मेजर करके रखते हैं कि हाँ अगर 2x होती है तो पता लग जाएगा कि मार्केट 2x यहाँ पर रेंज हो चुकी है, पहले से ज्यादा इसने 2 गुना टाइम लिया है, तो अगली बार मार्केट हमें उतनी ही सप्लाई देती है 2 गुने के हिसाब से। That's how we measure the double supply of the market. सप्लाई डबल आएगी ये हमें रेंज एनालिसिस बताता है। कभी कभी हमें इसके अंदर के इनसाइडर सप्लाई इनसाइड डिमांड मेजर करने की जरूरत है, जो आपको आगे बताऊंगा मैं ये इनसाइडर सप्लाई इनसाइडर डिमांड क्या है। इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। और इसी तरीके से आपका W भी होता है, जस्ट लाइक आपका W बना हुआ है, और W के बेस पे अगर ये मार्केट अपने आप को यहाँ पर टाइम लगाती है, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर वो x टाइम लगाती है, तो आगे जाके हमें ये टाइम 2x देखने को मिल सकता है या 3x देखने को मिल सकता है, डिपेंड हमें करना पड़ेगा, हमें पहले से मेजर करना पड़ेगा। एंड देन वो अपने आप को स्प्रिंग करती 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 पता लगता है वो 2 गुने पे अपने आप को मूव कर देती है। एंड देन मूविंग, जितना टाइम वो यहाँ लगाएगी उतनी ज्यादा यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी, उतनी लंबी हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसी तरीके से जितना टाइम वो अपना यहाँ लगाएगी उतनी लंबी हमें यहाँ सप्लाई देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करता है इसके कंसोलिडेशन फेज के बेसिस, ये एक तरह का कंसोलिडेशन ही और कुछ थोड़ी है। इस तरीके से हमारी जो है ये रेंज एनालिसिस काम करती है बेस्ड ऑन द स्प्रिंग ट्रैप। ये सबसे ज्यादा बनने वाला पैटर्न है मार्केट के अंदर, एंड यू हैव टू ट्राई इट। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा ये ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि रेड ट्रैप जो होते हैं वो सीधे बन जाते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे इस तरीके से बेंड हो जाए तो हम लोग रेंज एनालिसिस के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा, तो ये था गाइज आज का हमारा रेंज एनालिसिस का पहला टॉपिक। एंड 2 टॉपिक वैसे मैंने आपको समझा दिए आज, इतना काफ़ी है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, सुनने में बहुत इजी लग रहा है आपको, लेकिन जब आप करोगे टेस्ट इसको कम से कम 100 बार इसको टेस्ट करने की कोशिश करना, GU GD को भी और साथ में स्प्रिंग ट्रैप को भी, तब आपको पता लगेगा कि ये कितना वैल्यूएबल है।